चलो कहाँ तक हुआ था? हेडिंग बनाइए उज्जैन। देखें यहाँ उज्जैन के बारे में, पहले इसको समझ लीजिए फिर इसको ध्यान से लिख लेंगे अपन। उज्जैन का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम इतिहास में मिलता है अवंतिका। क्या नाम मिलता है? अवंतिका। कौन सी नदी किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहीं पहले अवंतिका कहते हैं। शुरुआत में यदि भारतीय इतिहास को आप पलटो तो 16 महाजनपद होते थे। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। ठीक है, हमने ये 16 महाजनपद हिस्ट्री में लिखवाए थे और इनकी राजधानियां भी लिखवाई थी। इन 16 महाजनपद में से पूछा जाता है एमपी में कितने महाजनपद थे, तो एमपी में थे केवल 2। कितने महाजनपद थे? अब ये 2 कौन कौन से हैं? तो एक था अवंतिका महाजनपद और एक था चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी एनीवन, कोई भी बताए? चेदी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी सोथिवती। क्या थी राजधानी? सोथिवती। ये चेदी महाजनपद है बुंदेलखंड वाला। कौन सा? बुंदेलखंड वाला। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड वाला है और अवंतिका यही है उज्जैनी वाला। अवंतिका महाजनपद की राजधानी थी उज्जैनी। तो जो हम उज्जैन जो आज पहुंच रहे हैं, उज्जैन 16 महाजनपदों में से एक है। इसका प्राचीन नाम जो अवंतिका है ये 16 महाजनपदों में से एक था। क्वेश्चन आएगा 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद एमपी में थे? तो 2, एक चेदी महाजनपद और एक अवंतिका महाजनपद। तो ये याद रखना है, अवंतिका ही है। फिर एक गुप्त वंश आया था। कौन सा? गुप्त वंश। गुप्त वंश के एक राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कहते हैं इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? उज्जैन विजय के बाद। ध्यान रखेंगे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अटैक किया था। कहां पर? उज्जैन पर। और उज्जैन में उस समय एक शक थे, शकों को हराया था। और शकों को हराने के बाद ही इन्होंने एक उपाधि धारण करी थी। किसके? विक्रमादित्य की। और बाद में कुछ समय के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी भी बनाई। कौन? उज्जैन। ध्यान रखेंगे, हम एमपी का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे और कारण यही है क्योंकि जो इतिहास से रिलेटेड है वो इतिहास में पढ़ा चुके होते हैं। और जहां इतिहास में एमपी का संबंध है वहां ये देखो एमपी का ही है। 16 महाजनपद। हम अब चूंकि हिस्ट्री का है, अब आप सोचो कि हम पूरे 16 महाजनपद यहाँ पढ़ाने लगे तो फिर आज वही भर पढ़ा पाएंगे। हाँ, एमपी का कौन सा हिस्ट्री का पार्ट हिस्ट्री से संबंधित है एमपी का, वो बता देंगे। तो 16 महाजनपद अब डिटेल में तो हम हिस्ट्री में बता पाएंगे। पूरा गुप्त वंश हम यहाँ नहीं बता सकते। कहाँ बताएंगे? हिस्ट्री में। हाँ, गुप्त वंश का एक राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसका संबंध है मध्य प्रदेश से। यानी यही कहलाता है मध्य प्रदेश का इतिहास। तो जहाँ जहाँ ऐतिहासिक चर्चाएं हुई, चंदेल वंश आया तो हमने वहाँ पे बता दिया खजुराहो में कि एक वंश था। कौन सा? चंदेल वंश। इसके फाउंडर नन्नौ। एक वंश और हिस्ट्री में आया, परमार वंश। कहाँ पढ़ाया? मांडू में। इसके फाउंडर राजा उपेंद्र। कौन थे? राजा उपेंद्र। तो जहां हिस्ट्री का संबंध एमपी से हम बीच बीच में बताते जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि हम अलग से मध्य प्रदेश का इतिहास न बता पाएंगे न पढ़ पाएंगे, चूंकि हम इतिहास में अब चूंकि गुप्त वंश ही नहीं पता है आपको, 16 महाजनपद ही नहीं पता, तो हम कैसे उसको रिलेट करें। तो जब हम हिस्ट्री बताएंगे 16 महाजनपद, अब गुप्त वंश में एक राजा और आता है, आपको याद हो, या गुप्त वंश की ओर पहले चले जाओ, भानुगुप्त। कौन आता है? भानुगुप्त। इसी गुप्त वंश में बाद में एक अभिलेख मिलता है। कौन? ऐरण। कौन सा अभिलेख? ये हम हिस्ट्री में लिखवा पाएंगे कि गुप्त। अब चूंकि हम लिखवा भी देंगे भानुगुप्त तो वो समझ में नहीं आता कहाँ का है,
वहां भानुगुप्त लिखेंगे, उसका अभिलेख एरण लिखेंगे। एरण अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के सागर से है और एरण अभिलेख में ही सती प्रथा का पहला प्रमाण मिला है। तो ये हिस्ट्री में जहां जहां संबंध होंगे हम लिखवा देते हैं, अलग से नहीं करेंगे। तो ये विक्रमादित्य ध्यान रखेंगे, उज्जैन की विजय करी थी और उज्जैन में शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इन्होंने कुछ समय के लिए उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। उज्जैन को पृथ्वी का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु भी कहते हैं। किसका? पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। कौन? उज्जैन। अब इसमें 3 क्वेश्चन और आ जाते हैं कि सर पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन है तो भारत का केंद्र बिंदु कौन है? यदि भारत का केंद्र बिंदु तो एमपी का केंद्र बिंदु कौन है? तो भारत का केंद्र बिंदु कोई बताएगा? विदिशा। कौन है? विदिशा। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर। एक और कहीं कहीं लिख देते हैं, किताबों में लिखा है अखंड भारत, क्योंकि कुछ लोगों ने कटनी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कटनी। तो कटनी भारत का मध्य बिंदु नहीं है, ना एमपी का है। कटनी है अखंड भारत का मध्य बिंदु। अखंड समझते हो? जब इसका खंडन नहीं हुआ था, जब इसका विभाजन नहीं हुआ था, जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक था, तब मध्य बिंदु पड़ता था कटनी। विभाजन होने के बाद मध्य बिंदु पड़ता है विदिशा और एमपी का मध्य बिंदु पड़ता है सागर। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है उज्जैन। तो ये 3 मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु याद रखना है, एक पृथ्वी का, एक भारत का, एक एमपी का और एक अखंड भारत का। ठीक है। अब उज्जैन फेमस है काय के लिए? उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? धार्मिक नगरी। क्योंकि यहाँ पर इसी को, उज्जैन को ही महाकाल नगरी भी कहते हैं। महाकाल नगरी। उज्जैन को ही मंदिर मूर्ति नगरी भी कहते हैं। मंदिर मूर्ति नगरी भी कहते हैं। तो मंदिर मूर्ति नगरी महाकाल। क्यों कहते हैं महाकाल नगरी? क्योंकि उज्जैन में ही भगवान शिव का विशाल मंदिर है। ठीक है, विशाल मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कितने ज्योतिर्लिंग है टोटल? पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग जानते हो? एमपी में कितने हैं? 2 हैं। कहां कहां? एक है महाकालेश्वर उज्जैन और एक है ओमकालेश्वर। ओमकालेश्वर कहाँ है? खंडवा। कालेश्वर। तो ये दोनों याद रखेंगे, महाकाल और ओमकालेश्वर। ये 2 हैं, टोटल भारत में 12। नहीं पता है तो वहां चले जाना। कौन सा चौराहा है ये? अरे वो शंकर जी बने जहां बड़े बहेरिया गड्ढा, तो शंकर जी के नीचे देखना, वहां पूरे ज्योतिर्लिंग बने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। नहीं तो यहाँ एक वो लक्ष्मी नारायण मंदिर, कौन सा है वो? राम जानकी मंदिर। वहां भी शायद एक तरफ कहीं बने हैं ज्योतिर्लिंग छोटे रूप में। तो वो 12 ज्योतिर्लिंग वहां मिल जाएंगे। तो टोटल कहते हैं, अब ये पंडित जी से बाकी पूछना, कहते हैं जब शिव जी ने तांडव किया था, क्या किया था? तांडव। तो राक्षसों का वध किया था ऐसे कुछ, और उस तांडव के दौरान वो उनके अंग उन्होंने बाहर 12 जगह फेंके थे, और जहां जहां वो अंग पड़े वही बन गए क्या? ज्योतिर्लिंग। तो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग में से ध्यान रखेंगे, महाजनपद कितने थे? 16। 16 में से महाजनपद एमपी में 2, और ज्योतिर्लिंग कितने थे? 12। ज्योतिर्लिंग में 12 में से 2, एक महाकालेश्वर और एक ओमकालेश्वर। तो यहाँ भगवान शिव का विशाल मंदिर है। ठीक है। यहीं पर कहते हैं हर 12 वर्ष बाद क्या लगता है? कुंभ मेला। कब लगना है? कब लगा था? 16 में लगा था। अब लगेगा 2028 में लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। ये हमने कुंभ मेला लिखवाए थे। भारत की कितनी जगह लगते हैं? नाम बताओ। पहला नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। नदी गोदावरी। अब गर्ल्स बताएंगी। दूसरा नदी, तीसरा नदी उत्तराखंड, और चौथा
उज्जैन। तो 4 जगह ये हमने कहाँ लिखवाए थे जब छिप्रा नदी पढ़ाई थी। तो ये 4 जगह लगता है कुंभ मेला, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उनमें से एक यहाँ भी है। यहीं पर कहते हैं एक और मंदिर है नांग चंद्रेश्वरी। जब आप नीचे जाओगे तो बीच में ये शंकर जी का मंदिर हो गया, शिव भगवान की मूर्ति। हालांकि दर्शन नहीं होते, वीआईपी कैटेगरी है यहाँ पे, अलग अलग है, पैसा जितना होगा उतना ही नज़दीक से दर्शन होंगे। यदि गरीब हो तो दूर ही से धक्का मार के भगा दिया जाता है, लाइन लगी रहती है तो कुछ तो धक्का देने वाले, चलो यहाँ से, ठीक है। हम तो गए थे तो बाहर से ही, फिर हमने कहा अंदर जाने का, बोले एक यहाँ तक जाओगे तो ये 1200 और इसके वहाँ जाओगे तो 1600 और आगे दर्शन करना है तो 4000। हमने कहा जय हो भगवान, यहीं से करें, ठीक है। नहीं है ऐसा। दूसरा चीज़ है, यदि आपको जर्नल जाना है तो एक अलग लाइन जाएगी, घूम फिर के पता नहीं कहाँ कहाँ से। एक दूसरी लाइन वीआईपी होती है, वहाँ अलग टिकट है। जर्नल टिकट 20 रुपये कितनी है पता नहीं, वीआईपी से जाओ तो 300 रुपये कितने लगती है। वहाँ से शॉर्ट में रास्ता है, सीधे जाके और वहीं पहुँचा देंगे जो जहाँ शंकर जी का वो बैठे हैं शिव भगवान, वहाँ गर्भगृह, तो सीधे गर्भगृह में पहुँचा देंगे। हीरो हीरोइन एक्टर आते हैं तो वो सीधे गर्भगृह में जाते हैं, सीधे नहीं है, पैसा होता है उनके पास। अब गरीब बेचारे पीछे धक्का मार के घूम फिर के पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उसमें वो भी स्नान होता है, कौन सा, गर्भगृह में पहुंच गए, अभिषेक नहीं है, उसका भी पैसा 1600 रुपया। उसमें भी कैटेगरी काय से करेंगे, पानी से करेंगे, दूध से करेंगे, घी से करेंगे, 1600, 3200, 6200 ऐसे कुछ है उसका। हे भगवान, मतलब इसमें भी कैटेगरी, बेचारा गरीब को कुछ नहीं मिल पा रहा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। मुझे सबसे अच्छा इसमें लगता है ओरछा। ओरछा में कोई वीआईपी नहीं, और तो और कहते हैं वहाँ मुख्यमंत्री भी जाता है तो कभी गेट बंद नहीं होते। मुख्यमंत्री के जाने पर भी कोई वीआईपी नहीं। शिवराज सिंह एक बार गए थे तो गेट बंद करवा दिए गए। ओरछा वालों ने कहा मामा आना हो आओ, ना आना हो ना आओ। यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं है, ना कोई मुख्यमंत्री। हमारा एक ही मुख्यमंत्री है राम, हमारे एक ही प्रधानमंत्री हैं राम, और बाकी सब राम की प्रजा है। तो यहाँ राजा बन के मत आओ, प्रजा बन के आओ, दर्शन करना है तो। अन्यथा कोई वीआईपी ना सुरक्षा दी जाएगी, ना कोई वीआईपी पास है। कहाँ पे? ओरछा। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी बना दी गई, ठीक है। यहीं पर एक मंदिर और मिलेगा जब आप अंदर जाओगे। ये नीचे गर्भगृह है, इसके चारों तरफ कई सारे मंदिर बने हैं। यहाँ एक मंदिर बनेगा नांग चंद्रेश्वरी का मंदिर। कौन सा है? नांग चंद्रेश्वरी का मंदिर, जो केवल और केवल नांग पंचमी के दिन खुलता है। 3 बजे से लाइनें लग जाती हैं नांग पंचमी के दिन। ओनली 1 डे, केवल एक दिन खुलेगा, वो भी 24 घंटे के लिए बस। साल भरे में दुनिया का, अब ये रिकॉर्ड बन गया, दुनिया का, खोलते ही नहीं कभी मंदिर को, दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो साल भर में एक दिन खुलता है, केवल नांग पंचमी के दिन। तो ये नांग चंद्रेश्वरी का मंदिर भी बहुत फेमस है, बहुत लोग जाते हैं इस दिन, ठीक है, नांग पंचमी के दिन पहुंचते हैं यहाँ पे। तो ये और क्या क्या मिलेगा, आप उज्जैन जाओगे तो घूमने। उज्जैन में एक आश्रम है संदीपनी आश्रम। कौन सा? संदीपनी आश्रम। कोचिंग भी है क्या कोई संदीपनी क्लासेस? अब नहीं सर, जहाँ पढ़ाते हैं वो भी संदीपनी। पूछ लेना कि सर संदीपनी नाम काय पढ़ो, जिन्हें बता ना कि राम तो सर ने पूछा, बहस करवा दो हमारी, ठीक है। तो संदीपनी, संदीपनी में कहते हैं आश्रम था जहाँ श्री कृष्ण और इनके दोस्त सुदामा, श्री कृष्ण और इनके दोस्त सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। कौन से आश्रम में? संदीपनी आश्रम। दुनिया में हर व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया, चाहे भगवान हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो श्री कृष्ण और सुदामा ने जहाँ शिक्षा ग्रहण की वही है संदीपनी आश्रम। यहीं पर एक और भी है जहाँ पर शराब का प्रसाद होता है, काल भैरव मंदिर। कौन सा है? इसको भी घूम लेना, काल भैरव मंदिर है, ठीक है। यहाँ प्रसाद में लड्डू नहीं मिलते, हाँ शराब मिलती है। ऑटो वाले एक चक्कर लगाते हैं फिर प्रसाद लेते हैं, फिर एक चक्कर लगाते हैं फिर प्रसाद लेते हैं, ठीक है। तो प्रसाद में यहाँ बाहर लड्डुओं की दुकान नहीं लगती, मंदिर के बाहर पगुओं की दुकान लगती है, छोटा पाव बड़ा पाव जितना लेना हो, ठीक है ही है। वहाँ शराब ही चढ़ती है,
तो काल भैरव मंदिर भी यहीं पे मिल जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र क्या है? सोयाबीन संयंत्र भी यहीं पर है। देखो, एक सोयाबीन संयंत्र होता है और एक सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। क्या है? सोयाबीन रिसर्च सेंटर। संयंत्र में सोयाबीन के प्रोडक्ट बनते हैं, बड़ी वगैरह, चिप्स वगैरह, और अनुसंधान में इस पे रिसर्च होता है। तो ये रिसर्च सेंटर ध्यान रखेंगे कहाँ है? इंदौर, गलत नहीं करेंगे। और संयंत्र कहाँ है? ये उज्जैन में है। कहाँ है? उज्जैन में। तो सोयाबीन संयंत्र भी यहीं पे मिल जाएगा। एक और पूछा जाता है यहाँ पे, कौन सा? हाँ, जहां पर ऋतुओं का अध्ययन होता है। काय का? ऋतुओं का अध्ययन। तो यहीं पर जंतर मंतर वेधशाला है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे पुरानी वेधशालाएं हैं उज्जैन में। यदि आधुनिक की बात करें, आधुनिक वेधशाला कहाँ बन गई हैं? इंदौर में। अभी एक घड़ी भी लगाई गई है यहाँ, सुना है, देखा? ये नई घड़ी लगी है, वैदिक घड़ी भी यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, तो ये इसका नहीं अभियानावरण मोदी ने किया था। यहीं पे एक महाकाल लोक का भी उद्घाटन हुआ है। यहाँ मूर्ति लगी थी, वो विश्वामित्र, किसकी लगी थी? विश्वामित्र की। हाँ, बरसात में एक दो मूर्ति और गिर गई। ठीक है, तो ये महाकाल लोक का भी यहाँ पे क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो ये महाकाल लोक भी है। और क्या घूमोगे उज्जैन में? यहाँ पे विक्रम विश्वविद्यालय भी है। विक्रम विश्वविद्यालय संस्कृत, कौन सा? संस्कृत विक्रम विश्वविद्यालय, ये भी यहीं पर मिल जाएगा उज्जैन में ही। और क्या फेमस है? और क्या घूम लोगे? मंगलगिरी मंदिर वही है जो केंद्र बिंदु माना जाता है पृथ्वी का। तो केंद्र बिंदु उज्जैन, और उज्जैन में जो पॉइंट माना जाता है वो मंगलगिरी, मंगलनाथ या मंगलगिरी मंदिर, तो उसी को मानते हैं पृथ्वी का केंद्र बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, देखें और कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट हैं उज्जैन में। देखें, ये हैं भगवान शिव जी, महाकाल। ठीक है, महाकाल नगरी कहते हैं उज्जैन को। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक धार्मिक स्थल है। कौन सी नदी किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे। प्राचीन नाम क्या है? अंतिका उज्जैनी। 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कौन कौन से हैं 2 महाजनपद? तो याद रखना है, एक है चेदी महाजनपद और एक है अवंतिका महाजनपद। तो ये 2 महाजनपद याद रखना है। उज्जैन को पृथ्वी का मध्य बिंदु, भारत का मध्य बिंदु, विदिशा मध्य प्रदेश का मध्य बिंदु, सागर अखंड भारत का मध्य बिंदु, कटनी। उज्जैन में ही भगवान शिव का विशाल मंदिर है जिसे महाकाल मंदिर कहते हैं, इसलिए उज्जैन को महाकाल नगरी के नाम से जाना जाता है। 12 वर्ष बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग एमपी में हैं, एक महाकालेश्वर उज्जैन और एक ओमकालेश्वर खंडवा। महाकाल परिसर में एक मंदिर है, कौन? नाग चंदेश्वरी मंदिर। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो केवल एक दिन 24 घंटे के लिए नाग पंचमी के दिन खोला जाता है। यहीं पे काल भैरव मंदिर, कालियादाह महल और कौन? संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम में ही भगवान श्री कृष्ण एवं सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। जंतर मंतर पुरानी वेधशालाएं कहाँ हैं? उज्जैन में। लेकिन कभी ये पूछ लिया जाए कि मॉडर्न या आधुनिक वेधशालाएं कहाँ बनाई गई हैं? इंदौर में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? उज्जैन में, जबकि रिसर्च सेंटर इंदौर में। विक्रमशिला संस्कृत विश्वविद्यालय भी उज्जैन में है। ये राजा भर्तहरि की गुफाएं भी आपको मिल जाएंगी, कहाँ? उज्जैन। अब अलग से जब अपन गुफाएं लिखेंगे तब हम लिखवा देंगे इसके बारे में। परमार वंश के शासक हुआ करते थे भर्तहरि, और परमार वंश के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। तो ये भर्तहरि की गुफाएं भी यहाँ मिल जाएंगी। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उज्जैन विजय प्राप्त करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और कुछ समय के लिए उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये है वो संदीपनी आश्रम जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। ये है वो
एशिया लार्जेस्ट सोयाबीन प्लांट, ठीक है, सोयाबीन संयंत्र, तो ये हम गए थे उज्जैन।